हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस पर। अगर आप भी 2026 के अंदर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर मैंने जितने भी एमसीक्यू रखे हैं वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं और पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू हैं। तो सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड व एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिए गए हैं। एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान किसी भी जगह से आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद रख लेना, आपके जो क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, एमपी के अंदर क्लास 12th के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्लास 12th एनसीईआरटी का ही है। डन। चलिए, तो आज हमारा क्लास 12th एनसीईआरटी के चैप्टर जो रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके अंदर जो टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड अंतरारोपण, यानी कि निषेचन और अंतरारोपण, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, उससे रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू कवर करेंगे। डन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, संभोग यानी सेक्स के दौरान पुरुष का कौन सा अंग स्त्री की योनि में प्रवेश करता है? ड्यूरिंग सेक्स जो फीमेल के वेजाइना के अंदर मेल का कौन सा पार्ट इंटर करता है? तो याद रख लेना, वो पार्ट्स है पेनिस यानी कि सेसन। डन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। और आपको लास्ट में मुझे अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपके क्वेश्चन कितने करेक्ट हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, माँ का ऑपरेशन हुआ है, तो कंडीशन बहुत ही अपोजिट है। तो मैं जितना मेरे को टाइम मिलता है मैं उतने पीवाईक्यू आपको सिलेक्टेड शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ उसको पूरी तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभोग के दौरान वीर्य कहाँ छोड़ा जाता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो सीमेन होता है वो कहाँ पे छोड़ा जाता है? यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में, वेजाइना में या ओवरी में? तो याद रख लेना, वो छोड़ा जाता है वेजाइना के अंदर। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर्य छोड़े जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब वीर्य को छोड़ा जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, तो याद रख लेना, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एजाकुलेशन, यानी कि सीमेंट डिपोजिशन भी कहते हैं एजाकुलेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर्य में क्या होता है? जो वीर्य होता है उसमें क्या होता है? आरबीसी होती है, ओवा होता है, स्पर्म होता है या हार्मोन्स ओनली? तो याद रख लेना, वीर्य के अंदर स्पर्म होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स ये अलग ही टॉपिक होता है, आरबीसी अलग है, और ओवा फीमेल में होता है, ओवा या फिर ओवम। ठीक है, अंडाणु। डन। तो यहाँ पे क्या होता है? सीमेन में, वीर्य में स्पर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथुन यानी इंटरकोर्स कब होता है? इंटरकोर्स कब होता है? क्या अकेला मेल इंटरकोर्स कर सकता है? नहीं। या फीमेल अकेली इंटरकोर्स कर सकती है? नहीं। तो क्या होता है यहाँ पर, एक फीमेल और एक मेल आपस में दोनों इंटरकोर्स करेंगे तभी बच्चे का निर्माण होगा। डन। क्योंकि बिना मेल के अकेला मेल भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता है और अकेला फीमेल भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। अगर फीमेल इंटरकोर्स करे बिना भी बच्चा चाहती है तो भी स्पर्म की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। डन। चलिए, तो देखिए, मैथुन कब होता है? मैथुन जब होता है जब पुरुष और स्त्री यौन संबंध बनाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर स्पर्म फाउंड? जो शुक्राणु हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्लड के अंदर, सीमेन के अंदर, यूरिन के अंदर, सलाइवा के अंदर? ऊपर बताया था स्पर्म किसके अंदर होते हैं? वीर्य यानी कि सीमेन के अंदर होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु किस प्रकार के होते हैं? व्हाट टाइप आर स्पर्म? स्पर्म किस प्रकार के होते हैं? याद रख लेना, स्पर्म लार्ज एंड स्लो, स्मॉल एंड फास्ट, स्थिर, स्टिल, नॉन मूविंग, द्रव जैसे लिक्विड लाइक नहीं। देखिए, ये छोटे होते हैं, ये छोटा पैक बड़ा धमाका होता है। छोटे होते हैं बट बहुत ही फास्ट होते हैं।
फास्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं, इनकी टैल के अंदर, पूंछ के अंदर, इसलिए ये तेज भगते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटे होते हैं पर तेज होते हैं, छोटा पैक बड़ा धमाका। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु योनि से आगे किस क्रम में जाते हैं? मान लो शुक्राणुओं ने, स्पर्म ने फीमेल की योनि में यानी वेजाइना में प्रवेश किया, तो वो किस क्रम में जाते हैं? क्या डायरेक्ट वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएंगे? नहीं। जैसे कि आप कहीं जाते हो, बीच में आपको कोई रास्ता मिलता है, तो वहां से आप होते हुए ही कहीं दूसरी जगह पहुंच जाएंगे अगर रास्ते में मिलता है। वैसे ही यहाँ पे आपको क्रम बताना है कि जो स्पर्म होता है जैसे ही वेजाइना के अंदर एंटर हुआ तो वो किस क्रम में जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेजाइना होती है, ये हो गई वेजाइना। वेजाइना के बाद क्या होता है? सर्विक्स होता है। सर्विक्स मतलब होता है गर्भाशय ग्रीवा। क्या होती है? गर्भाशय ग्रीवा। उसके बाद गर्भाशय ग्रीवा के बाद गर्भाशय होता है, यानी कि यूट्रस होता है। ठीक है। उसके बाद यूट्रस से दोनों साइड इस प्रकार से, ठीक है, दो लेजम होती हैं, नली होती हैं, फैलोपियन ट्यूब होती हैं दोनों साइड। तो उसके बाद फैलोपियन ट्यूब होती है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इस्टमस, एम्प्यूला, इनफंडीबुलम। फिर इधर इस साइड होता है एंड में, फैलोपियन ट्यूब के एंड वाले साइड होता है अंडाशय, ओवरी, जिससे क्या निकलता है? ओवम रिलीज होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रम कैसा हो गया? वेजाइना, सर्विक्स, गर्भाशय, यानी कि योनि, गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय। डन। तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। वेजाइना यानी कि योनि, सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा, यूट्रस यानी गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब मतलब अंड वाहिनी। याद रख लेना जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करेंगे। शुक्राणु का मुख्य लक्ष्य किसे ढूंढना होता है? मेन टारगेट। तो याद रख लेना शुक्राणु का मेन लक्ष्य होता है, उसका एक ही लक्ष्य होता है, अपने पसंद को ढूंढना, यानी कि ओवम को ढूंढना, यानी कि अंडाणु को ढूंढना, क्योंकि उसी के लिए तो वो जा रहा है भागता। तो किसको होता है? उसको ब्लड सेल से कोई मतलब नहीं, उसको ब्लडर से कोई मतलब नहीं, उसको यूट्रस से कोई मतलब नहीं, उसे मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ अंडाणु से। ठीक है ना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के लिए अधिकतर शुक्राणु कहाँ पहुंचते हैं? निषेचन के लिए अधिकतर शुक्राणु, देखिए निषेचन के लिए शुक्राणु कहाँ पहुंचते हैं? जो फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा पार्ट होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं एम्प्यूला, वहां पर क्या होता है? जो शुक्राणु है वो जाते हैं भागते भागते भाई, वो लव पॉइंट होता है। क्या होता है? लव पॉइंट होता है। किसका? स्पर्म और ओवम का वो लव पॉइंट होता है। वहां पे क्या होता है? उनके साथ मिलन होता है, यानी कि मिलन होता है तभी जाइगोट बनता है। और यही वही जाइगोट है जहां से एक बच्चे के हमारे बनने की प्रोसेस है, इसी सेल से शुरू होती है, जाइगोट से। ठीक है ना। हम भी इसी फेज से बने होंगे, जाइगोट से। ठीक है ना। तो सबसे शुरुआती जो सेल है वो जाइगोट होती है हमारे बनने की। ठीक है ना। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एम्प्यूला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला पार्ट, वहां पे दोनों मिलेंगे, मिलन होगा। मान लो ये लव पॉइंट है मिलन मिलान का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्प्यूला क्षेत्र स्थित होता है। एम्प्यूला क्षेत्र कहाँ स्थित होता है? देखिए एम्प्यूला क्षेत्र फैलोपियन ट्यूब का बीच वाला पार्ट होता है, मिडिल वाला पार्ट होता है। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और याद रखना एनसीईआरटी आपकी माता है, एनसीईआरटी को आपको घोर के पीना पड़ेगा। ठीक है। एनसीईआरटी को आपको ढंग से अच्छे तरीके से एमसीक्यू प्रैक्टिस और आपको रीड करना पड़ेगा। ठीक है। बिना एनसीईआरटी के सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। और एनसीईआरटी भी पढ़ो, अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिलेक्शन इम्पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर महीने महिला के शरीर में अंडाणु कहाँ से निकलता है? हर महीने कहाँ से? तो देखिए इस टाइप से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। देखिए इस टाइप से यहाँ पे होता है, कलर चेंज करती हूँ, यहाँ पे होता है वेजाइना यानी योनि, फिर यहाँ पे होता है सर्विक्स, ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा, ये होता है गर्भाशय, इधर होती है फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे पूछा है हर महीने अंडाणु कहाँ से निकलता है? फैलोपियन ट्यूब के एंड साइड, इधर साइड यहाँ पे होता है अंडाणु, और इसी से क्या है?
ठीक है, अंडाणु निकलता है, अंडाणु यहीं से होता है फिर जाता है, किससे निकलता है अंडाणु? अंडाशय से, यानी कि ओवरी से। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी। चलिए, अंडाणु के निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब अंडाणु निकलता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन, यानी कि अंड उत्सर्ग हो रहा है। ठीक है, डन। चलिए, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? जब मिली मिलान होता है उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन क्या कहते हैं? जब जो सेल होती है, जो जाइगोट बन जाता है, वो क्या है? गर्भाशय में स्थापित होगा, उसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्लीवेज किसे कहते हैं? जब विदलन होता है उसे हम लोग क्लीवेज कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व अंडाणु किस दिशा में जाता है? जो मैच्योर एग होता है वो किस दिशा में जाता है? तो देखिए, उसका काम होता है फैलोपियन ट्यूब में जाना। फैलोपियन ट्यूब में क्यों जाना? क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर आने वाला है स्पर्म, जहाँ पे दोनों का मिलन होता है। जैसे कोई रिलेशनशिप में होता है, ठीक है, उसे पता होता है कि हम दोनों के यहाँ मिलना है, तो भागते भागते वहीं जाता है। वैसे ही ओवम को पता होता है कि हमारा मिलन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही, फैलोपियन ट्यूब तो एक पूरा क्या है? एक मान लो मोहल्ला है। अब फैलोपियन ट्यूब के 3 मोहल्ले हैं, इस्थिमस, इनफंडिबुलम और एम्प्यूला। तो उन्हें मिलना कहाँ पे? एम्प्यूला वाले पार्ट में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। अगर पार्ट पूछा जाए तो एम्प्यूला पार्ट बता देना। अगर पूछा जाए कि एम्प्यूला पार्ट में ही क्यों होता है, इस्थिमस इनफंडिबुलम में क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सबसे चौड़ा भाग होता है, एरिया इसका ज़्यादा होता है, जिस वजह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। ठीक है ना, डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचन के लिए फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में रुकता है? वही क्वेश्चन आ गया। कई टाइप से वही क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, घुमा फिरा के, आपको ध्यान से रीड करना है। ठीक है ना, तो एम्प्यूला रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवुलेशन किसके लिए आवश्यक है? ओवुलेशन किसके लिए आवश्यक है? मान लो ओवुलेशन नहीं हुआ, मतलब कि ओवुलेशन क्या होता है? अंडोत्सर्ग क्या होता है? अंडा निकलता है जब ओवरी से, उसी को हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। अब बोल रहा है कि ओवुलेशन क्यों आवश्यक है? मान लो ओवम, जो अंडा है वो अंडाशय से निकला ही नहीं, तो क्या निषेचन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, दोनों का मिलन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जरूरी है निषेचन के लिए ओवुलेशन, यानी कि ओवुलेशन का मतलब होता है, अंड उत्सर्ग का मतलब होता है अंडाशय से अंडाणु का निकलना, उसी को हम लोग ओवुलेशन यानी कि अंड उत्सर्ग बोलते हैं। डाइजेशन से कोई मतलब नहीं, ये अलग सिस्टम होता है। सर्कुलेशन से कोई मतलब नहीं, ये अलग सिस्टम होता है। मेंस्ट्रुएशन से कोई मतलब नहीं है, ये अलग सिस्टम होता है। ठीक है ना। चलिए, यदि ओवुलेशन ना हो तो क्या होगा? मान लो अगर ओवुलेशन ना हो तो क्या होगा? ओवुलेशन ना हो तो प्रेगनेंसी हो जाएगी भाई लोग। क्या? प्रेगनेंसी हो जाएगी, गर्भधारण हो जाएगा। यदि ओवुलेशन ना हो तो गर्भधारण हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन 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 डन। चलिए, ओवुलेशन कितने समय में एक बार होता है? हर महीने होता है। हर महीने फीमेल की बॉडी से एक अंडा रिलीज होता है। अंडा रिलीज होता है, अगर मान लो यहाँ पर कोई का मिलन हो गया तो ठीक है, वरना क्या है, अंडा हर बार खराब हो जाता है। ठीक है ना। करेक्ट आंसर है हर महीने एक अंडा रिलीज होता है फीमेल की बॉडी से। अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में कैसे पहुंचता है? देखिए, अंडाणु जो फैलोपियन ट्यूब में है वो कैसे पहुंचता है? उनके अंदर उंगली नुमा संरचना होती है, जिसे हम लोग फिम्बरी बोलते हैं। वही क्या है, अंडाणु को पकड़ के ले जाती है। ठीक है ना, फिम्बरी। डन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवुलेशन आमतौर पर किस दिन होता है? ओवुलेशन आमतौर पर किस दिन होता है? देखिए, सीधे बात है, आपका पीरियड्स, देखिए पीरियड के हिसाब से होता है। अगर आपका पीरियड से 28 दिन का, तो आधे दिन में आपका ओवुलेशन होगा, यानी कि 14 दिन में। मान लो आपका पीरियड से 32 दिन का, ठीक है, 32 दिन का, तो आपका जो 16 दिन में ओवुलेशन होगा। तो पीरियड के हिसाब से होता है। ठीक है, अगर आपका पीरियड से 35 दिन का, ठीक है, कितने का है? अगर आपका पीरियड है 35 दिन का, तो आधे, मान लो आधे दिन में होता है। ठीक है, तो पीरियड्स के हिसाब से ओवुलेशन होता है। डन। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 दिन के चक्र में, तो हम आधा कर लेंगे तो 14 दिन में ओवुलेशन हो जाएगा। डन। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु कितने समय तक जीवित रहता है। तो देखिए जो अंडाणु है कितने समय तक जीवित रहता है। मान लो किसी ने संबंध बनाया और ओवुलेशन हो गया और वहां पे स्पर्म है और आपका ओवम आ गया तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है, याद रख लेना। इसलिए जो आपका अंडा है वो 12 से 24 घंटे तक सरवाइव करेगा, ठीक है ना, याद रख लेना। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। तो चलिए क्विक में रिवीजन कर लेना। ओवुलेशन वह प्रोसेस है जिसमें हर महीने अंडाशय से अंडाणु निकलकर फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में जाता है, ठीक है, जहां पर क्या है निषेचन का इंतजार कौन करता है, स्पर्म, ठीक है। ओवुलेशन इज द मंथली प्रोसेस वेयर द ओवरी रिलीज इन एग दैट वांट्स फॉर फर्टिलाइजेशन इन द एम्प्यूला रीजन। डन। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कम से कम मैं आप लोगों को 30+ क्वेश्चन करवा देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। निषेचन कब होता है, फर्टिलाइजेशन कब होता है। देखिए फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब अंडाणु और शुक्राणु एक ही समय पर एक ही स्थान पर मिले। ऐसा नहीं है कि भाई ओवम अपनी ओवरी में रखा है और जो शुक्राणु है स्पर्म है वो आ गया है फैलोपियन ट्यूब में तो क्या निषेचन हो जाएगा, नहीं। एक ही समय पर एक ही टाइम पर जब दोनों स्पर्म और ओवम मिलेंगे तभी निषेचन होगा, नहीं तो निषेचन नहीं होगा। इसलिए कई सारे पुरुष और फीमेल्स क्या है अपना बेबी प्लान करती हैं, बच्चे पैदा करने की प्रोसेस करती हैं, बट उन्हें प्रेगनेंसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी जो शुक्राणु और अंडाणु हैं वो आपस में समय पर नहीं आ पाते, कभी सही स्थान पर नहीं मिलते तो निषेचन नहीं होता है, ठीक है ना, याद रख लेना। तो यहाँ पर आपको सही समय पर और सही स्थान पर मिले तभी निषेचन पॉसिबल है और तभी प्रेगनेंसी पॉसिबल है, ठीक है ना। डन। चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, कई बार आया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने काफी बार रखा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बच्चों आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगी, मेरे पापा की कंडीशन थोड़ी स्टेबल है तो अब मैं डेली आपको क्लासेस प्रोवाइड करने की, ठीक है। चलिए प्रेगनेंसी तभी होती है जब, प्रेगनेंसी तभी होगी भाई जब दोनों अपने लव पॉइंट पर सही टाइम पर सही समय पर जाएंगे, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई हो जाएगी तो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो चलिए ओवम और स्पर्म जब सही टाइम पर प्रॉपर टाइम पर मीट करेंगे तभी निषेचन होगा, ठीक है ना। चलिए टाइमिंग किसके लिए महत्वपूर्ण है भाई, टाइमिंग किसके लिए महत्वपूर्ण है भाई, फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है टाइमिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर महीने हर संभोग के बाद प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती। रीज़न वही होता है, जब हर महीने, ऊपर मैंने बता दिया हर महीने पर प्रेगनेंसी इसलिए नहीं होती क्योंकि जो सही टाइम सही स्थान पर नहीं मिलते हैं भाई, तो प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल होती है। इसलिए हर बार जब भी प्रेगनेंसी के लिए जो लोग ट्राई करते हैं बेबी प्लान करने के लिए, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं होती है। फर्टिलाइजेशन में सबसे ज़रूरी क्या है, वही है फर्टिलाइजेशन में सबसे ज़रूरी। देखिए वही क्वेश्चन है, मैंने उसी क्वेश्चन को कई टाइप से रखा है बच्चों ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। इसी टाइप से एग्जामिनर आपको फंसाएगा, वही क्वेश्चन है वही आंसर है लेकिन आपको घुमा फिरा के पूछेगा। यही तो कंपटीशन है, ठीक है ना। जो आपको रटना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को समझना है, ठीक है ना, क्या करना है, समझना है। तो चलिए व्हाट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, hormones only, proper place and timing only, uterus size, cervical muscle color। तो देखिए hormones only, not uterus साइज, नॉट सर्वाइकल मसल कलर, नॉट ये किसी म्यूकस कलर, ये नॉट, सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग और प्लेस, ठीक है, ये दोनों जरूरी हैं। चलिए फर्टिलाइजेशन किस अंग में नहीं होता, फर्टिलाइजेशन किस अंग में नहीं होता, फैलोपियन ट्यूब में होता है बिल्कुल, एम्प्यूला में होता है बिल्कुल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है बिल्कुल। यहाँ पे यूट्रस लिखा है भाई, नॉट, यहाँ पर तो 9 महीने बच्चा विकास करता है यूट्रस के अंदर, नॉट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, यहाँ पे वृद्धि एवं विकास करता है 9 महीने तक बच्चा। डन। चलिए किसी भी क्वेश्चन में बच्चा पार्टी कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फर्टिलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मेन गोल फर्टिलाइजेशन।
देखिए फर्टिलाइजेशन का मेन उद्देश्य होता है दोनों आपस में मिल गए, गिफ्ट क्या देते हैं, दोनों जाइगोट बन जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं तो जाइगोट बन जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं कौन कौन भाग लेता है? हम और तुम, यानी कि मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं। ठीक है। और मेल से क्या निकलता है? स्पर्म। फीमेल से क्या निकलता है? ओवम। ओजी। ठीक है। ओजी ओजी, ओ से याद रख लेना, लेट से बोलती हैं ओजी तो ओवम याद रख लेना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर स्पर्म लेट पहुंचे और एग पहले ही नष्ट हो जाए तो देखिए अगर ओवम लेट पहुंचे, सॉरी स्पर्म लेट पहुंचे और एग पहले ही नष्ट हो जाए तो क्या होगा? तो याद रखने ना प्रेगनेंसी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और ना ही दो अंडे बनेंगे, बल्कि आपको पीरियड्स आ जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थोड़े क्वेश्चन और करवा दूं बच्चों पार्टी। चलिए रिवीजन कर लो 2 मिनट। निषेचन तभी संभव है जब स्पर्म और एग एक ही समय पर फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में मिलते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द स्पर्म एंड ओवम मीट एट द सेम टाइम इन द एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। डन। चलिए थोड़े बहुत और करवा देती हूँ, उसके बाद आज के सेशन को हम लोग एंड करेंगे। और इन एमसीक्यू को आप लोग रट लेना, याद रख लेना। आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, जो क्लास 12th का ये वाला चैप्टर है, ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला, इससे क्वेश्चन आपको 2 से 3 देखने को मिलते हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आए हैं। याद रख लेना, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, निषेचन कैसे होता है? देखिए निषेचन ऐसे होता है कि जब एक हेल्दी यानी स्वस्थ स्पर्म अंडाणु में प्रवेश करता है तो क्या है, निषेचन संभव है। डन। चलिए फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म किस में प्रवेश करता है? फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो क्या अंडाणु यानी ओवम में। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या मिलता है? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या मिलता है? फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म न्यूक्लियस प्लस ओवम न्यूक्लियस दोनों आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है ना। डन। चलिए फर्टिलाइजेशन के बाद क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। 23 प्लस 23 मिलेंगे तो 46 हो जाएगी, 23 मेल से 23 फीमेल से। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष गैमीट यानी स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं? याद रख लेना, स्पर्म में हाफ क्रोमोसोम होते हैं, याद रख लेना, 40 नहीं होते, 23 होते हैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। जब 23 और 23 आपस में मिलते हैं तभी तो 46 गुणसूत्रों वाली जो संतान है वो होती है। ठीक है ना। डन। चलिए महिला गैमीट में कितने होते हैं? वही बोला था, 23 ही होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली संरचना जाइगोट कहलाती है, युग्मन। ठीक है, युग्मक। करेक्ट आंसर है युग्मनज, जिसे हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइगोट क्या है? जाइगोट क्या है, क्या होता है जाइगोट? बेबी के सबसे पहली अवस्था, यहीं से बेबी हम लोग बने हैं, इसी अवस्था से, तो बेबी की पहली अवस्था ही जाइगोट है, फर्स्ट स्टेज ऑफ बेबी। फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म क्या करता है भाई? फर्टिलाइजेशन के समय जो स्पर्म होता है ऐसा होता है ओवम। अब स्पर्म को क्या है, जो झिल्ली होती है उसको क्रॉस करना होता है। ठीक है, उसको क्रॉस करना होता है और उसके बाद अंडा के पास जाना पड़ता है। ठीक है ना। ये समझो कि जिस प्रकार से कोई आपस में लड़का लड़की प्रेम करते हैं तो उन्हें फैमिली से क्या है, पार करना पड़ता है, मतलब फैमिली को मनाना पड़ता है। इसी प्रकार से स्पर्म को भी ओवम के पास जाने के लिए उसके बाहर जो एक कठोर लेयर होती है उसको पार करना पड़ता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग को निषेचित करने के लिए कितने स्पर्म प्रवेश करते हैं? भाई देखिए क्या होता है, जब अंडा को निषेचन करना होता है तो अगर एक स्पर्म आर पार हो गया इस लेयर के, ठीक है, जोना पेलुसिडा इस लेयर को बोलते हैं, याद रख लेना, पार हो गया तो ये इस लेयर में ऐसी होती कि ये लेयर आपस में क्या है, दूसरे स्पर्म को नहीं आने देती है। ठीक है, तो ओनली एक स्पर्म ही काफी है, बाकी स्पर्म नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो ये वही शॉर्ट में रिवीजन है कि
क्या होते हैं, एक स्वास्थ्य स्पर्म जब अंडाणु की झिल्ली में प्रवेश करता है जोना पेलुसिडा में, तो दोनों न्यूक्लियस मिलते हैं, तब 23+23 यानी 46 क्रोमोसोम वाला जाइगोट बनता है। ठीक है ना, डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं सोच रही हूँ इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर करवा देती हूँ। निषेचन के बाद जाइगोट कहाँ जाता है? तो याद रख लेना, निषेचन के बाद जो जाइगोट है, ठीक है, वो कहाँ पे जाता है? ठीक है, फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की ओर जाता है, और यूट्रस यानी गर्भाशय में ही 9 महीने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, यानी वृद्धि और विकास करता है। डन। चलिए, जाइगोट किस प्रक्रिया से विभाजित होता है? तो याद रख लेना, जो जाइगोट है, ठीक है, वो क्लीवेज यानी कि कोटिकरण, जिसे हम लोग विदलन भी बोलते हैं, विदलन द्वारा क्या है, विभाजित होता है जाइगोट। डन। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लेना, आपकी दीदू हमेशा आपके साथ खड़ी है। और बच्चों, डिजिटल बोर्ड होता मेरे पास तो धमाकेदार क्लासेस आपके लिए लेके आती, बट कोई नहीं बेटा, समय आएगा वो भी जब मैं आपके साथ एक डिजिटल बोर्ड के थ्रू बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगी। और मेरा उद्देश्य है, मैं गांव के बच्चों को, गरीब बच्चों को, या शहर के गरीब बच्चे हों, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड करूं। बस एक ही उद्देश्य है, मेरे पास कोई फीस नहीं चाहिए बच्चों। इस पीडीएफ को आप लोग फ्री लेना चाहते कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। जाइगोट के विभाजन के क्रम को सही बताइए। जाइगोट का जब विभाजन होता है, ठीक है ना, तो देखिए जाइगोट का जब विभाजन होता है तो 2 सेल बनती हैं, 4 सेल बनती हैं, 8 सेल बनती है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ठीक है ना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है, 16 से 32, ऐसी कोश की अवस्था बनती है। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्टोसिस्ट क्या है? देखिए, ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है? मल्टी सेलुलर स्टेज आफ्टर क्लीवेज। क्लीवेज यानी विदलन के बाद बहुकोश की अवस्था ही ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है। बहुकोश की अवस्था मतलब 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का समूह। ठीक है ना, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस पहुंचता है तो क्या करता है? देखिए, ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस में पहुंचता है तो क्या करता है? एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है। एंडोमेट्रियम क्या होती है? यूट्रस की सबसे अंदर की लेयर से चिपक जाता है, और वहीं पर चिपका चिपका 9 महीने बाद हमारा बच्चा बाहर आता है। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर है बी। एंडोमेट्रियम क्या है बेटा? एंडोमेट्रियम है बेटा अंदर की, यूट्रस के अंदरूनी परत। ठीक है ना, वही है एंडोमेट्रियम। ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम में चिपक जाना क्या कहलाता है? जब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में चिपक जाएगी तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन, अंतरारोपण। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या शुरू होता है? इम्प्लांटेशन के बाद ही गर्भधारण शुरू हो जाता है, यानी कि बेटा प्रेगनेंसी है भाई, प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, डन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीवेज के दौरान जाइगोट कितनी कोशिकाओं में विभाजित होता है? क्लीवेज के दौरान जो जाइगोट होता है वो कितनी कोशिकाओं में विभाजित होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा 2 से 4, 4 से 8, मल्टी सेलुलर ब्लास्टोसिस्ट में। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए भाई, इम्प्लांटेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि ब्लास्टोसिस्ट और यूट्रस का कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है ना, अच्छे से। डन। चलिए, करेक्ट आंसर है बी। चलिए, जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की ओर बढ़ता है, क्लीवेज से ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और एंडोमेट्रियम में चिपक जाने को इम्प्लांटेशन कहते हैं। जाइगोट मूव्स फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब टू यूट्रस फ्रॉम अ ब्लास्टोसिस्ट बाय क्लीवेज एंड अटैचमेंट टू एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। शो एक छोटा सा दिल भेज देना अपनी दीदू के लिए। निषेचन कहाँ होता है बता दिया, एम्पुला में होता है। कौन सी परत एक ही शुक्राणु में प्रवेश करती है? जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी करवा दूं, देख लो। चलिए, कौन सी परत केवल एक ही शुक्राणु को अंदर प्रवेश करने देती है? बता दिया था वैसे तो। कौन सी? जो होती है अंडाणु के ऊपर होती है जोना पेलुसिडा वो। डन। चलिए, सॉरी, चलिए, जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये क्या होती है?
जोना पेलुसिडा एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो केवल एक ही स्पर्म को जाने देती है ओवम के अंदर। ठीक है, चलिए, पहले स्पर्म के अंदर जाने पर बाकी स्पर्म को रोकने वाली क्रिया को कौन सी है? ठीक है, मतलब एक स्पर्म अंदर चला गया और बाकी स्पर्म को लौटा देती, वो क्रिया होती है कॉर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है ना, देखिए जैसे ही शुक्राणु प्रवेश करता है, कॉर्टिकल रिएक्शन जेना पेलुसिडा को क्या है, बदल देती है, जिससे बाकी स्पर्म अंदर नहीं जा सकते। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बनने वाली पहली सेल का नाम जाइगोट है, ये बता दिया। ठीक है, जाइगोट में सेल डिवीजन किस नाम से होता है? बता दिया था, क्लीवेज के नाम से होता है। ठीक है, और देखिए क्लीवेज एक माइटोटिक डिवीजन प्रक्रिया है जिससे मोरूला और ब्लास्टोसिस्ट बनता है। डन 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 डन। चलिए, निषेचन के दौरान शुक्राणु की कौन सी संरचना एंजाइम छोड़ती है? कौन सी संरचना? तो याद रख लेना, जो नॉक पे पाया जाता है एक्रोसोम, वो क्या है, एंजाइम रिलीज करती है। ठीक है, और याद रख लेना वो होता है हाइरोरोनिडेज एंजाइम। ठीक है, हाइरोरोनिडेज एंजाइम। डन। चलिए, ठीक है, टोपी संरचना होती है एक्रोसोम, मैंने बताया ऐसे टोपी की संरचना होती है, शुक्राणु के सिर पर होती है, निषेचन के समय यह एंजाइम छोड़ती है जिससे अंडाणु पहाड़ की परत टूट सके और अंदर प्रवेश करे, और एंजाइम का नाम है हाइरोरोनिडेज एंजाइम। हाइरोरोनिडेज एंजाइम याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम हेल्प्स स्पर्म टू पेनिट्रेट द जेना पेलुसिडा? यहाँ पे पूछा है वही एंजाइम का नाम कि जोना पेलुसिडा को भेदने के लिए शुक्राणु की मदद कौन सा एंजाइम करता है? तो याद रख लेना हाइरोरोनिडेज एंजाइम, जिसे हम एक्रोशन भी बोलते हैं। डन। चलिए, ये क्या करता है, अंडाणु की बाहरी परत को पिघला देते हैं जिससे स्पर्म अंदर आसानी से जा सके। ठीक है ना। चलिए, एक्रोसोम रिएक्शन मेनली हेल्प इन? एक्रोसोम प्रक्रिया मुख्य रूप से किस कार्य में सहायक होती है? तो याद रख लेना, एंट्री टू ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, यानी कि अंडाणु में शुक्राणु प्रवेश। डन। चलिए, मैं इसलिए पूरे करा देती हूँ ताकि ये वाला टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके सभी प्रकार के जो एमसीक्यू हैं वो कवर हो जाएं। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए बेटा तो कमेंट कर देना, ठीक है, कि हमें पीडीएफ चाहिए। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु के प्रवेश से पहले अंडाणु किस अवस्था में रुका होता है? तो याद रख लेना, मेटाफेज 2 में रुका होता है। ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। उसके बाद और स्पर्म प्रवेश करने के बाद ही जो मियोसिस सेकंड है वो पूरा होता है। ठीक है ना। डन, जो रुका हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस सेकंड पूरा होने पर अंडाणु क्या बनता है? क्या बनाता है? ठीक है, उसके बाद ओटिड बनता है प्लस सेकंड पोलर बॉडी बनती है। ठीक है ना। डन। चलिए, ठीक है, डन। चलिए, और जो सेकंड पोलर बॉडी बनता है वो एक निष्क्रिय होता है। ठीक है, ओटिड से क्या बनता है? ठीक है, उसी से वो ही आगे बढ़ता है, और जो सेकंड पोलर बॉडी होती है वो निष्क्रिय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस सेकंड पूरा होने के बाद बनने वाली असली स्त्री गैमीट क्या होता है? वही मैंने बताया, ओटिड होता है, और जो सेकंड पोलर बॉडी है वो नष्ट हो जाती है, निष्क्रिय होती है। ठीक है ना। डन। चलिए, और जो ओटिड है वो ही वास्तव में क्या होता है? गैमीट होता है, स्त्री, जो आगे चलकर पूर्ण विकसित अंडाणु यानी ओवम बनता है। डन। चलिए, तो यहाँ पे ट्रिक याद कर लेना, एक्रोसोम अटैक अंडे की परत को तोड़ता है, हाइरोरोनिडेज हेल्प स्पर्म एंट्री, ओवम स्टॉप एट मेटाफेज सेकंड, एम बराबर मैरिज बिफोर स्पर्म। ठीक है। चलिए, पुरुष और स्त्री केंद्रकों यानी प्रोन्यूक्लियाई के संलयन से क्या बनता है? प्रोन्यूक्लियाई जब आपस में संलयित होते हैं तभी जाइगोट बनता है। ठीक है। चलिए, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, जाइगोट में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? बता दिया था, 46 होते हैं, 23। ठीक है ना। चलिए, अंडाणु के नाभिक से शुक्राणु का कौन सा भाग जुड़ता है? नाभिक जुड़ता है, तो पुरुष प्रोन्यूक्लियस जुड़ता है।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन पूरा माना जाता है तब प्रोन्यूक्लियाई जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, यानी प्रोन्यूक्लियाई आपस में संलयन होता है, ठीक है, तब हम फर्टिलाइजेशन पूरा मानते हैं, ठीक है ना। चलिए तो पुरुष और स्त्री दोनों प्रोन्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं। जाइगोट को और क्या कहा जाता है? जाइगोट को हम लोग देखिए जीवन की पहली कोशिका कहते हैं, जहां से हमारा जन्म होता है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, सेक्स ऑफ द वोवी इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ, यहाँ पे पूछा है कि सेक्स डिटरमाइंड निर्धारित होता है फर्टिलाइजेशन के समय। अगर फर्टिलाइजेशन मेल का एक्स फीमेल के एक्स से मिला तो लड़की होगी, अगर मेल का बाई फीमेल के एक्स से मिला तो लड़का होगा। तो निषेचन के समय ये कंफर्म हो जाता है कि लड़का होगा या लड़की। और कौन निर्धारित करता है? मेल, यानी पुरुष के क्रोमोसोम निर्धारित करते हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल गैमीट ऑलवेज कैरीज विच क्रोमोसोम। तो देखिए फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम भी एक्स होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर है एक्स। चलिए नेक्स्ट है, भेज स्पर्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ मेल बेबी। इसको शुक्राणु लड़का पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसके अंदर एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं, एक्स लड़की वाई लड़का निर्धारित करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर है बी, वाई कैरिंग स्पर्म, वाई कैरिंग स्पर्म, ठीक है। चलिए बाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो बच्चा लड़का होगा, ठीक है, जैसा मैंने ऊपर बता दिया। लड़की के बच्चे का जीनोटाइप क्या होता है? तो लड़की का एक्स एक्स होता है, लड़का का एक्स वाई होता है, तो यहाँ लड़की पूछा है तो एक्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज जेनेटिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग निर्धारण के लिए आनुवांशिक रूप से कौन जिम्मेदार है? बता दिया था, पिता जिम्मेदार होता है, ठीक है। यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो परिणाम क्या होगी? बता दिया, लड़की होगी, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम इन क्वेश्चनों में। वाई मिलेगा तो लड़का होगा, पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। मनुष्य किस प्रकार का लिंग निर्धारण प्राणी है? मनुष्य फीमेल में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई, तो इस प्रकार का, ठीक है। करेक्ट आंसर है ये सी। विच क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम द स्पर्म ओनली। कौन सा गुणसूत्र केवल शुक्राणु द्वारा लाया जाता है? बाई, बाई एक्स तो फीमेल में होता ही है, तो बाई यहाँ पे करेक्ट आंसर। विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा कथन सही है? माँ लिंग निर्धारण तय करती है, बिल्कुल नहीं। पिता लिंग निर्धारण तय करता है, यस। डॉक्टर कैन चेंजर जेंडर नॉट। फूड इफेक्ट जेंडर नॉट, कुछ पर नहीं करता, जेनेटिकली जेंडर होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लीवेज इन एम्ब्रियोलॉजी। शिशु विज्ञान में क्लीवेज क्या है? जाइगोट का समसूत्री विभाजन ही क्लीवेज होता है, ठीक है, शिशु विज्ञान में। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग क्लीवेज व्हाट हैपन टू द साइज ऑफ सेल्स। क्लीवेज के दौरान कोशिकाओं का आकार क्या होता है? क्लीवेज के दौरान जो कोशिकाएं हैं उनका आकार कैसा होता है? तो याद रख लेना, उनका आकार होता है ना ही बढ़ता है और ना ही घटता है, सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीवेज के बाद सबसे पहले कौन सी संरचना बनती है? देखिए क्लीवेज के बाद जो फर्स्ट संरचना बनती है वो बनती है मोरूला। क्या बनती है? मोरूला, ठीक है। 16 से 32 कोशिका की संरचना मोरूला। मोरूला डेवलप इनटू, मोरूला आगे चलकर से क्या बनता है? मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट बनती है, ठीक है ना। चलिए और जो क्या करती है, गर्भाशय में लगने के लिए तैयार होती है। क्लीवेज कहाँ होता है? तो याद रख लेना, जो क्लीवेज होता है विदलन होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। क्लीवेज फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट की यात्रा के दौरान शुरू होता है। डन। चलिए क्लीवेज प्रोड्यूस सेल्स इन विच सीक्वेंस। जो क्लीवेज होता है कोशिकाएं किस क्रम में बनती हैं? 8 से 16, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस क्रम में
होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइगोट की शुरुआत विभाजन से बनने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं कोरक खंड। डन। चलिए मोरुला में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो याद रख लेना मोरुला में 8 से 16 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट के दो मुख्य भाग कौन से होते हैं? याद रख लेना ब्लास्टोसिस्ट के दो मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट और ठीक है इनर सेल मास जिसे आईसीएम बोलते हैं, ये दोनों होते हैं। डन, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोब्लास्ट क्या बनाता है? प्लेसेंटा बनाता है। आईसीएम असली भ्रूण बनता है। ठीक है, आगे चलकर। डन, याद रख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा भाग गर्भाशय से चिपकता है? तो याद रख लेना ट्रोपोब्लास्ट चिपकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? तो याद रख लेना जो इम्प्लांटेशन होता है वो एंडोमेट्रियम ऑफ फैलोपियन यूट्रस, जो यूट्रस की सबसे अंदर की लेयर होती है उसमें इम्प्लांटेशन होता है। यानी जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या है, गर्भाशय की परत में धस जाता है और गर्भधारण क्या होता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, 9 महीने वहीं पे क्या है, बच्चा रहेगा। निषेचन के बाद भ्रूण के चरणों का क्रम क्या है? निषेचन हो गया, भ्रूण के चरणों का क्रम क्या है? तो देखिए क्रम होता है जाइगोट, जाइगोट से ब्लास्टोमेर्स, ब्लास्टोमेर से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस से इम्प्लांटेशन, ये क्रम होता है। डन। चलिए किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा भाग असली भ्रूण में विकसित होता है? बता दिया था, क्या उसका? आईसीएम। ठीक है, इनर सेल मास। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी परत, ठीक है, कौन सी संरचना अंततः प्लेसेंटा बनाती है? क्या बता दिया था, जो ट्रोपोब्लास्ट है वो प्लेसेंटा बनाती है, जो आईसीएम है वो असली क्या होता है, ठीक है, पार्ट होता है। तो यहाँ पे प्लेसेंटा की बात की जाए ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है। चलिए तो अब क्या, चलिए आज के सेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन से रिलेटेड बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हर एक लाइन से कवर करवा दिए हैं। अब आपकी बारी है, इन क्वेश्चनों को आपको बेटा अच्छे तरीके से कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड व एग्जाम ओरिएंटेड रखे गए हैं। एक बात कहूँगी बेटा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बेटा मेहनत इतनी करो कि भगवान भी ये कह दे कि ये तेरे हक में है, तू ले जा। ठीक है ना, किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत के भरोसे कुछ नहीं मिलता। क्योंकि जब भगवान ने हमें एक मनुष्य रूपी शरीर दिया है तो वो किस्मत क्यों देगा? किस्मत हमें खुद लिखनी पड़ेगी अपने लहू से, ठीक है, अपनी मेहनत से। याद रख लेना, भगवान सिर्फ हमें सहारा देते हैं, भगवान एक हमारे मोटिवेटर हैं। ठीक है ना, बस ये मत कहो कि भगवान ने ये नहीं किया वो नहीं किया। भाई भगवान ने खुद अपना काम किया तो फिर भगवान हमारा काम क्यों करेंगे? ठीक है ना, उन्होंने हमें पूरा अच्छा खासा शरीर दे दिया है। अब काम तुम करो या ना करो, भगवान की गलती थोड़ी है। ठीक है ना, गलती तो आपकी है, आप काम नहीं कर रहे हैं, वह पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है ना। चलिए तो क्या ही, और सभी लोग जितने भी हैं डिजिटल बोर्ड के लिए आप लोग डोनेशन देना चाहते हैं बेटा तो इस क्यूआर कोड पर दे सकते हैं। ये आप सभी लोगों के लिए मैं डिजिटल बोर्ड के लिए डोनेशन मांग रही हूँ। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होगा, स्मार्ट बोर्ड होगा बेटा, तो मैं आपको बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से समझा पाऊँगी हर एक चीज़। ठीक है ना। तो चलिए मेरे भी एग्ज़ाम है बेटा फाइनल ईयर के मेडिकल के, तो पढ़ते रहिए आप भी, और मेरे अब एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपको अच्छे से और बेहतरीन तरीके से क्या है एमसीक्यू प्रैक्टिस और नॉलेज देती रहूँगी। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जितने क्वेश्चन कवर करवा रहे हूँ यूपी से हैं, बिहार, राजस्थान, यूपी, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चनों को याद रख लेना। एमपी वाले बच्चों का क्लास 12th का सिलेबस आता है तो अभी क्लास 12th के ही एमसीक्यू चल रहे हैं तो आप लोग इनको रट लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे नहीं बढ़ते हैं, चलते हैं, कल मिलते हैं। बाय बाय, लव यू बच्चों।